दिल ने फिर याद किया। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनल एंड म्यूजिकली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हैं आप ही के चेहरे प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आज की शख्सियत कौन सी है? आपके जहन में यही सवाल उभर रहा होगा। एक ऐसी शख्सियत से आपको आज मैं मिलाने वाली हूँ, रूबरू कराने वाली हूँ, जो एवरग्रीन है, जिनकी आवाज़ अभी भी जादू से भरी है। ऐसा लगता है कि उम्र का लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है इस अंदाज के साथ, जैसे करता हो कोई वफा दगाबाज के साथ। इनकी आवाज़ में आज भी वो रूमानियत है, आज भी वो जवानी है, आज भी वो शोखी है, आज भी वो लचक है। मैं क्या कहूँ उनके बारे में। हाईली क्वालिफाइड क्लास की मौसीकी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन जब ये रूमानी गाने गाती है या आइटम सॉन्ग्स भी इन्होंने, कैबरे सॉन्ग्स भी इन्होंने गाए हैं, तो एक अलग सा जुदा सा अंदाज उसमें रहा है। इन्होंने हमेशा मोहब्बत संगीत के साथ की है और आज भी वो इस उम्र में नया नया संगीत सीख रही है। क्लास की मौसीकी के और भी पेचीदगियों को वो देख रही है, उनसे वाकिफ हो रही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, हमारे साथ है आज की शख्सियत जिनका नाम है दिलराज कौर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपका भी, सबका, आपके व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ कि आपने इतने हसीन मौके पर हमें याद किया। दिल ने फिर याद किया। हसी शख्सियत को याद किया, जिनके चेहरे पर अभी भी वो 70-80 के दौर में जब आपका राज था, बैक टू बैक आपके गाने आ रहे थे, हर एक प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी, आपके घर के बाहर म्यूजिक डायरेक्टर की लाइन लगी रहती थी, आप डिमांड में थी। वैसी रंगत, वैसी ही शोखी बरकरार है अभी भी आपके चेहरे पर। कैसे आप कर पाती है? तो नाम तो मेरा वही है, वो तो बदलने वाला नहीं है, इसकी वो कैसे बदलेगी? सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आज ये जरूर है कि थोड़ी सी मेरे पास चॉइस ज्यादा है। हाँ जी। एंड बहुत खुल गए हैं, तो ठीक है, तरह तरह के एवेन्यूज ट्राई करेंगे। एंड वन हैज टू मूव, बिकॉज आप एक ही चीज में कोई ऐसा नहीं है। मेरे जो ये काम है, ये आर्टिस्टिक काम है, कुदरत की गिफ्ट का काम है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं या एक्स नंबर्स गाने, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सिंगिंग बिकॉज आई लव सिंगिंग। ये जो सुर है मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, और अगर ये खींचते रहेंगे तो हम खींचते चले। क्या बात है, आप खींचते चले जाते हैं और आपकी तरफ और भी कई लोग खींचते चले ही जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के साथ आपका बहुत ही अच्छा रुझान रहा है शुरुआत से ही, राइट? जी हाँ। बचपन से ही आपने क्लास की मौसीकी सीखी, उसके बाद आपने बड़े बड़े उस्तादों से सीखा, बहुत छोटी उम्र में आपने संगीत की तरफ अपना ज़ौक रखा। ऐसा लगता है कि एवरीडे कुछ नया नया सीख रहे हो आप संगीत में। जी जी जी, संगीत में तो हमेशा ये पॉसिबिलिटीज ऑलवेज देयर। टिल यू रियली गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो भी कम रहता है। एक जिंदगी काफी नहीं है जी। और ये चीज है, कुदरत से जुड़ती है ना। हाँ। सुर के अंदर से निकल रहे हैं, तो जब आप अंदर से जुड़ते हैं वो अनंत है, तो ये सब सिलसिला भी अनंत है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सिलसिला शुरू हुआ था बचपन से ही, जब आप मुंबई आई। मुंबई में आपने शोज सोचा कि अब शोज शुरू करें, बड़े बड़े शोज किए आपने। यहाँ आने के बाद मेरे हिसाब से प्रेम धवन साहब ने आपको एक फिल्म ऑफर की थी पहले। उस बारे में बताइए कि प्रेम धवन साहब से आप कैसे मिले। हीरा मोती से पहले मैं बात कर रही हूँ, जब ओपी नर ने आपको हीरा मोती दी। अगर आप ये कहें कि फिल्म करियर के बारे में, तो ऑफ कोर्स इट इज प्रेम धवन जी, क्योंकि हम यहाँ आए थे। सुर सिंगार संसद का प्रोग्राम होता है, शबे गजल, भजन सम्मेलन, कल के कलाकार। कल के कलाकार शास्त्रीय संगीत है, whereas as you know भजन सम्मेलन में भजन, शबे गजल में गजल। तो हमने गजलें गाई, भजन सम्मेलन में भजन गाए, और कल के कलाकार में भी गाए। लेकिन होता ऐसे है कि हमने ये जब सब अपने कार्यक्रम खत्म कर लिए, तो हम अभी जब हमने शबे गजल में गाया, तो HMV कंपनी के रिकॉर्डिंग ऑफिसर वहाँ थे। उन्होंने फौरन हमें एक एक्सटेंडेड प्ले उस जमाने में बनता था, 4 उसमें गीत या गजल होते थे, तो उन्होंने हमें इमीडिएटली ही साइंड मी फॉर HMV कंपनी टू रिकॉर्ड भजन्स। और वो भजन्स के लिए उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर रघुनाथ सेठ जी से कहा कि हम इनके साथ हम ये रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो रघुनाथ सेठ जी ने कहा मैंने सुनना चाहिए। फिर हमको बुलाया, उन्होंने सुना मुझे, और उसके बाद वो हमारे भजन रिकॉर्ड
इसी तरह से HMV रिकॉर्डिंग कंपनी में के स्टूडियो में एक कहूंगी बहुत ही वेल नोन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हुआ करता था। उसके लिए करीब करीब सभी टॉप के आर्टिस्ट भी गाते थे, उसमें मुझे भी गाने का मौका मिला। तो वहां पर मुझे जो मैसेंजर होते थे उस जमाने में, जो कि हर एक को मैसेज दिया करते थे, सब म्यूजिशियंस को भी, कंपनीज को, कि आपको फलाने दिन इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आपकी रिकॉर्डिंग है। तो वो वहां थे, उन्होंने कहा जी आप एक गाना कल है फिल्म का, आप वो गाइए, मैं आपको लेने आ जाऊँ। तो मैंने कहा कि जी हमें तो फिल्म का गाना आता नहीं है, हम शास्त्रीय गाने वाले, हमारा आवाज लगाने का अंदाज ही अलग है, तो मैं कैसे गाऊं? वो कहने लगे नहीं नहीं आप गा लेंगे। मैंने कहा आपको कैसे पता, मुझे नहीं आता है गाना। तो मुझे ये मालूम था कि चीज जो मुझे नहीं आती, आई नेवर से कि मुझे आता है। मैंने कहा मैं नहीं गा सकूंगी। वो कह रहे आप बिल्कुल गा लेंगे। तो मेरे डैडी साथ में थे, मेरे पिताजी, उन्होंने कहा बेटा इतना रिक्वेस्ट करना है, वी आर फ्रॉम लखनऊ यू नो, वहाँ की नजाकत आप जानती है, सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं। तो डैडी ने कहा देखो कितने प्यार से तुम्हें कहने, बेटा कर दूं उनका भी काम, तो हम जा ही रहे। तो वो कहने लगे कि उन्होंने देखा कि जरा सा सॉफ्टनेस ऑन माय फादर्स पार्ट एंड ही इमीडिएटली सेड मैं आपको कल 2:30 बजे लेने आ जाऊंगा, 3 बजे से लैब की शिफ्ट स्टार्ट हुई। तो वही हुआ, 2:30 बजे वो मिल लेने आ गए। और जबकि मैं मना रही थी, आज भी याद है मुझे, ना आए ना आए ना आए, लेकिन उन्होंने मुझे ये गाना आपका मोहम्मद रफी साहब के साथ डुएट। मैंने कहा जी ये वही मोहम्मद रफी साहब है जिनका नाम हम सुनते हैं? कहते हैं जी हाँ ये वही मोहम्मद रफी साहब। सो यू कैन इमेजिन माय एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी, ये तो रफी साहब है, उनको देखने का मौका मिलेगा। तो फिर खैर आई कट इट शॉर्ट, मुझे ये भी कहा उन्होंने कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम धवन जी, तो मुझे पता था। उन्होंने बहुत खूबसूरत, अगर आपको याद हो, उन्होंने गाने भी लिखे हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, बिल्कुल नए पॉपुलर गाने, हम हिंदुस्तानी। और वो जो एक निहायत खूबसूरत उनकी जो फिल्म के लिए जो कॉम्पोजिशन है, जो की सीने में सुलगते हैं अरमान दलत साहब, वाह क्या बात है, एक अपना रुतबा जगह थी। तो मुझे लगा अरे प्रेम धवन जी के साथ ये कहना है गाने के लिए। बहरहाल हम अपना स्टूडियो पहुंचे, वहीं मुझे सेट पर गाना सिखाया गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो आता नहीं। कहते नहीं आप गाने। फिर साहब आए, मैंने देखा कि कितनी सिंपल शख्सियत, सरलता एकदम उनके अंदर, और बहुत धीमे बोलते थे, और बहुत उनके अंदर ह्यूमिलिटी आई नोटेड, बहुत ज्यादा। खैर रफी साहब के साथ तो आपका जब सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद वो थमा नहीं, आपने उनके साथ शोज से लेकर फिल्मों में बैक टू बैक गाने गाए हैं। जैसे हीरा मोती की हम बात करें, जब आपको वो मिली, आप को ओपनर साहब ने 1-2 लाइंस गाने के लिए कहा था, और जब 1-2 लाइंस आपने गाई और उसके बाद उन्होंने कहा सभी के सभी हीरा मोती के गाने आप ही गाएंगी। छोटी सी उम्र में कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर आपसे ये कहे और उसके बाद उनका उस फिल्म से कमबैक हो, तो ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, कमाल है। ऐसा हुआ था कि जब मैंने ये गाना गाया था प्रेम धवन जी का, तो उसका जो परफेक्शन लेवल होगा या व्हाटएवर दैट परफॉर्मेंस वाज, थर्ड डे आई sang the second number and within a gap of a day I started fourth number like this. My ninth song, you must note it down, was for साहिब बहादुर मदन मोहन जी। So और उसके बाद जान हाजिर है, विजय आनंद जी फिल्म बना रहे थे, इतनी बड़ी फिल्म, नवकीर्तन भी चर्चा हो गया, सावन आया बादल आए। मुझे याद है एक्टर प्रेमनाथ जी ने मैसेज भेजा मेरे लिए कि वो नई लड़की आई है, उसने बहुत खूबसूरत गाया ये गाना। तो क्योंकि उनके बेटे जो थे फिल्म के हीरो थे, तो ये सिलसिला चल रहा था। उधर जब मुझे हसरत जयपुरी जी की गजलें HMV कंपनी ने रिकॉर्डिंग की, तो उन्होंने वो हसरत जयपुरी जी की गजलें थी, तो उसका म्यूजिक तैयार किया था बाबू सिंह जी, जो नैयर साहब तो मेनली हारमोनियम उनका ही बजता। तो उन्होंने जाके नैयर साहब से जिक्र किया, एक लड़की लखनऊ से आई है, आप जरूर उसको। तो बाबू सिंह जी मुझे नैयर साहब के पास लेके गए, तब उन्होंने मुझे कुछ कहा कि कुछ सुनाओ, तो मैंने गाना गाया। तो वो कहते हैं अरे ये तो ना कोई सुर ना तानपुरा ना कुछ, ये तो ऐसे ही शुरू हो जाता है, इतना सुरीली। कहते लड़की बहुत सुरीली है। He emphasized all the time कि ये educated singer है, इसकी जो approach है is very different। तो वो immediately कहते मैं वाइफ से मोनी से मिलाऊंगा, मोनी कहते थे,
उनका नाम था सरोज मोहिनी नैयर। तो कहते मैं अपनी वाइफ से मिलाऊंगा, बच्चों से मिलाऊंगा, अपने घर लेके गए इमीडिएटली। और वही कहते हैं खाना लोग खाएंगे, और उनको कहा मोनी मोनी देखो ये लड़की कितनी सुरीली है। इस तरह से नैयर साहब ने कहा मेरे पास तो कोई इस वक्त फिल्म ही नहीं है, और अगर मुझे जैसे ही फिल्म मिलेगी मैं इसको जरूर गाऊंगा। और वही हुआ। नैयर साहब बहुत पसंद थे अपने जो कोई बात कहते थे। तो जब उनको हीरा मोती मिली तो मैं तब तक काफी गाने भी गा चुकी। तो उनको वो तो उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। इत्तेफाक है कि इतने गाने मैं गा चुकी थी तो उन्होंने। और आप तो हैरान हुईगा कि मेरी लखनऊ वापस जाने की टिकट कंफर्म थी, वो सब कैंसिल हुई और वो सिलसिला चलता चला गया। तो अभी मैं जरूर चाहूंगी आप अपना तानपुरा उठाइए, क्योंकि ठुमरी दादरा ये सब में तो आप माहिर है, आप उस्ताद है। इन सारी मुर्कियों का आपने इस्तेमाल किया है, आपसे करवाया है म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, आपने खुद भी किया है, खुद भी आपने कुछ नई बंदिशें जोड़ने की कोशिश की है। आपको सुना सकते हैं, बहुत ऑफर्स कॉन्फ्रेंसेस के भी होते थे, पर मेरा नेचर बहुत ज्यादा इधर उधर जाने का नहीं है। इस वजह से बहुत सा काम मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने छोड़ा। मैं कोई इसमें कोई अपने बड़प्पन नहीं कहना चाहती हूँ कि कोई मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। और मेरा ख्याल है जितना ये सुर है ये इतने डीप है। मैंने जिक्र किया ना कि ये इनफाइनाइट मामला है, अनंत का सिलसिला है। पद्मभूषण उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब से रचना सीखी है। जी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत पर आपको बिल्कुल फौकियत हासिल है, बिल्कुल पकड़ है, मजबूत पकड़ है, लेकिन बावजूद इसके आप ये कह रही हैं कि आप अभी भी सीख रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी यहाँ बात ये आती है क्योंकि ओपनर साहब ने जब आपको फिल्म में लिया, हीरा मोती के गाने सुपर डुपर हिट, उससे पहले भी आपके गाने हिट हुए थे, लेकिन वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सभी के सभी गाने इनफैक्ट आपने गाए थे, और उसके बाद उनके साथ कोलैबोरेशन भी ज़्यादा नहीं रहा आपका, लेकिन दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स आपके प्रति अट्रैक्ट हो गए, बैक टू बैक आपको ऑफर्स आने लगे। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, मदन मोहन साहब हो, आर.डी. बर्मन साहब हो, रविंदर जैन साहब हो, लेकिन ओपनर साहब ने जब आपको ऑफर की हीरा मोती, क्योंकि उन्होंने आशा जी के साथ काम बहुत किया था, राइट, तो कहीं ना कहीं उन्हें आपकी आवाज़ में वो आशा जी का ही फ्लेवर मिला। आपने आशा जी के साथ भी गाने गाए, जब आप दोनों एक साथ होती हैं तो महसूस ही नहीं होता, मतलब इंसान डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि आशा जी कौन है, मतलब ढूंढना पड़ता है, ये आवाज़ नहीं, ये आवाज़ दिलराज जी की है, ये आशा जी की है। इतनी आपकी आवाज़ मेल खाती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे गानों का ऐसा हुआ है, क्रेडिट आपको जाना चाहिए, लोगों ने बाय मिस्टेक आशा जी को क्रेडिट दिया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगी, एक बात तो ये है कि जब तक नैयर साहब तक हम पहुंचे उसके पहले काफी गाने मेरे हो चुके थे, हिंदी में भी हो गए, फिर गुजराती बहुत, अविनाश व्यासी के मैं बहुत गाने, मुझे गुजराती गाने गाने को मिला।
बंगाली गाने गाए, पंजाबी, भोजपुरी। तो आई हैड ऑलरेडी डन होल लॉट ऑफ वर्क। जो आपने बात कही आवाज की, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी रीजन, क्योंकि नैयर साहब ने मुझे कहा इसकी आवाज जो है वो उन्होंने जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब उन्होंने मेरे सामने चैटर्जी जो रिकॉर्डिस्ट थे, हमारे देश के बहुत ही जाने माने रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चैटर्जी, तो उनको कहा कि दादा इसकी आवाज को कुछ मत करना, इसको कुदरत ने बेस भी दिया है और ट्रिपल भी दिया हुआ। तो उन्होंने कहा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, एक्चुअली आई सॉ यू सिटिंग लाइक दिस। तो जो आशा के साथ जब मुझे गाना तो नैयर साहब ने कहा जैसे गीता गाती थी इसकी आवाज में गीता जी का टच। एक्चुअली इनिशियली नैयर साहब को गुरुदत्त साहब के पास ले जाने वाली गीता जी थी, उसके पहले शमशाद बेगम जी। अब क्या हुआ कि आशा जी है सन मैक्सिमम नंबर्स विद हिम एंड शी इज एक्चुअली लिटरली ट्रेन्ड अंडर हिम। जो हर काम में जो लेवल था उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से जांच की। ऐसे ही नहीं कि अंधाधुंध पे कुछ भी कर लेंगे और कुछ हो जाएगा, नो। I spoke to myself and I saw to it कि जो मैं चीज कर रही हूँ उसके लिए I stand to question. My work is my positive, negative नहीं होते फोटोग्राफ में। तो आपकी थिंकिंग रिफ्लेक्ट होती है, तो जो वॉइस है उसमें भी आपको वही स्टडी, वो जो आप कह रही हैं आपकी पकड़, आप कई लफ्ज को पकड़ रही हो, वो पकड़ कहाँ से आती है, आप कैसे हैं। तो वो जो गाने में कहीं, और मुझे इस चीज का ख्याल रखना पड़ता था, कहा रफी साहब खड़े, मुकेश जी मेरे साथ हैं, मन्ना दा खड़े, महेंद्र कपूर जी खड़े, उधर लता जी के साथ आलाप का गाना, उधर आशा जी के साथ समवन टोल्ड मी आई हैव 35 नंबर्स मैक्सिमम नंबर। तो अगर मैं आशा जी के साथ खड़ी हूँ तो मैं कट नहीं करूंगी। मैं अगर रफी साहब के साथ खड़ी हूँ तो आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ तुमको कट नहीं करना, इतने सीनियर लोग खड़े, उनको ये ना लगे ये कौन आ गया ना। चीजों को रख के चली हूँ मैं, तो फिर लोगों को ये लगता ही नहीं था कि ये कोई न्यू कमर है। They felt that it is some a person who's well experienced. आशा जी की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपने कई सारे लोगों से सुना होगा शुरुआत में, और आप ये भी कहेंगे, इनफैक्ट आप इस बात को नकार नहीं सकती कि कई क्रेडिट्स में आपको नाम भी नहीं मिला। इस बारे में भी आप जरूर कहिएगा। क्या कभी कभी आपको नाराजगी होती थी, लोग आपकी आवाज को आशा जी के साथ कंपेयर करते थे और फिर क्रेडिट्स में भी आपका नाम नहीं आता था? सिर्फ एक बार कंपनी से मैंने कहा था आप लोग वैसे ही, मेरे पास मेरे पास बहुत सारा ऐसे गाने तो नहीं है, बहुत जो भी गाने हैं उसमें भी आप मुझे अगर मेरा नाम नहीं देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, मैं किसको कहूँ। ऐसी बात है। आई एम नॉट अ पर्सन हु विल कंप्लेन। मुझे पसंद ही आता है। I would love to accept everything very very graceful. ग्रेसफुल होना जिंदगी में कुछ बात होती है चीबा जी। और आप क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको बता रही हूँ मैं कि जो एक गाना मैंने आशा जी की बेटी के साथ गाया, you know what she commented, you sound like my young mother. When my mother was young, she used to. Then आशा जी once told me, वहाँ ताज में शॉप है रिकॉर्ड की, वहाँ मेरी गजलें बज रही थी, तो आशा जी कहती हैं वो तेरी गजलें बज रही थी। मैंने सोचा मैं, नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम आशा। तो मैंने कहा आप क्या कह रही हैं, मैं कहा आप कहा, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस, इतने गाने गाए हैं उन्होंने, मतलब कितना सीखने को मिलता है। आप सोचिए जरा, थाउजेंड्स में, इतने तो हमारे गाने भी नहीं है। तो कहना मतलब ये है कि फिर भी कहीं मेरे काम में कुछ अच्छा है जो वहाँ मेल खा रहा है, तो फिर लोगों को ये लगता था ये cannot be a newcomer. That is the reason आपको बहुत इज्जत अफजाई हर जगह मिली, बहुत रेस्पेक्ट मिला, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने आपको रेस्पेक्ट के साथ और अच्छे अच्छे गाने दिए जो सब सर चढ़ के बोले। अब हम मौसम मस्ताना थोड़ा सा हो जाए, मौसम मस्ताना। इस गाने के साथ भी आपको बताऊं बहुत हसीन एक बात हुई कि पंचम दा ने फोन किया। देखिए अभी मैं बता रही हूँ दोनों बातें हैं। पंचम दा ने किया, दिलराज मैं पंचम बोल रहा हूँ, मेरा गाना गाओगी? मैंने क्या दादा क्या कह रहे हैं, कब रिहर्सल करना, कब आ जाऊं। आप ये देखिए कि वो शख्सियत आज आर.डी. बर्मन, फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक, ही इज पॉपुलर इवन टुडे। तो वो उसके लिए वो आप देख रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, दीस पीपल वर ग्रेट। कहाँ देखिए उनका बात करने का अंदाज, और उन्होंने जाके गोल्डी साहब से, आई मीन गोल्डी अंकल से कहा, गोल्डी अंकल मीन विजय आनंद जी, जिन्होंने जान हाजिर, क्योंकि वो मेरा मेजर असाइनमेंट था, उसमें मेरे सब गाने थे। तो कहते हैं उनको जाके, गोल्डी साहब आपने जिस लड़की को इंट्रोड्यूस किया है, शी इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी सिंगर है, और देखिए फिर क्या कहते हैं, गोल्डी साहब बता रहे थे मुझे। तो गोल्डी ने कहा कि उनसे कहते हैं कि वो ना गाती तो अच्छा है ही है, बट
बहुत वेल बिहेव, बहुत तहजीब है उसके अंदर। ये पंचम गाने अंकल से कहा, बूढ़ी अंकल से। हाँ। तो सोचिए, मुझे ये खुशी है कि उन्हें अच्छा लगा कि किसी को मैंने इंट्रोड्यूस किया और उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यही चीज नैयर साहब ने भी कहा, यूर एन एजुकेटेड सिंगर, तुम्हारी बैकग्राउंड तुम्हारे बैठने में झलकती है और तुम्हारे गाने में भी झलकती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी मुझे बहुत जगह पे मिली। So I'm grateful to my parents and my education, everything, and the city I come from. So आप बताइए, अब आपको मौसम मस्ताना। अभी मौसम मस्ताना आपको नहीं गाना अपनी आवाज में, लेकिन मैं वो गाना प्ले करूंगी, सारे व्यूवर्स भी देखेंगे। दिलराज जी, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ। हमारी ये म्यूजिकल बातें जारी रहेंगी। वक्त के साथ चलते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम आपसे मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। इन पर उम्र का कोई असर नहीं चढ़ा है, ना ही इनकी आवाज में वक्त बदलने के साथ कोई बदलाव आया है। अभी भी इनकी आवाज उतनी ही मद भरी है, उतनी ही लुभावनी है जितनी तब थी जब इन्होंने 1970 में शुरुआत की थी हिंदुस्तानी सिनेमा में, फिल्मों के जरिए एज अ प्लेबैक सिंगर। हमारे साथ है वेटरन प्लेबैक सिंगर नन अदर देन दिलराज कौर जी। सबकी आप फेवरेट बन गई क्योंकि आप वेल एजुकेटेड थी, वेल मैनर्ड थी, आप ऑलरेडी सीख के आ चुकी थी सब। आपने अपनी पुख्तगी, मतलब अपना ठप्पा फतेह का झंडा गाड़ा हिंदुस्तानी सिनेमा में, हर एक चीज़ थी। लेकिन अब हंस रही है, अभी मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताने वाली हूँ। आपको भी मिलेगा आइडिया कि आपने कितने प्रोड्यूसर्स के दिल तोड़े हैं, उनकी फिल्में ठुकराई हैं। एक्टिंग के ऑफर जब आपको आने लगे थे गायकी के साथ साथ, क्योंकि दिखने में भी आप बहुत माशाल्लाह खूबसूरत थी, तो आपने इनफैक्ट लैला मजनू फिल्म के लिए आपको ऑफर हुआ था ऋषि कपूर के साथ, लेकिन आपने उसके लिए भी मना किया। उसके बाद बहुत सारे और प्रोड्यूसर्स ने आपको कहा कि आप हमारी फिल्मों में काम करें। आपने देवानंद साहब आपको लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन आपने सबको मना क्यों किया? अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है अगर आपने हाँ की होती तब आज दोनों एक साथ चल रहा होता, एक्टिंग करियर भी और संगीत भी, तो और ज्यादा अच्छा होता। Medium. Yes, you're right. Because I was first of all too young, and my father allowed my mother. They never said anything to me. उनकी तरफ से भी कोई objection नहीं था. But I know that I came from a very very orthodox background. और वहाँ नॉर्थ से आते तो एक अजीब सा दिल में डर होता है। मेरे जो ग्रैंडफादर, उन्होंने मेरे फादर से कहा तुम कहाँ बॉम्बे में उनसे गाने गवाओ, तो माय फादर से नहीं, मैं वो बच्ची खुश होती है इसीलिए तो वहाँ से ऑफर आया है तो उसकी खुशी है तो ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट थी कि मैं शायद अपने को हो सकता है मैं एडजस्ट ना कर सकूं। सो देवर एंड गाने के लिए भी लोग कहा जो लोगों से सुना, क्योंकि आई वाज वेरी इंप्रेशनेबल, यंग थी ना, बिल्कुल बहुत यंग, तो उनको ये लगा कि ये नहीं सुर बिखर जाते हैं, वो जो सुना था। एक्चुअली मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई फील आई मेड अ मिस्टेक, आई शुड हैव टेकन इट, बिकॉज आर्ट में आई लव फोटोग्राफी। आप देखिए गुरुदत्त साहब की फिल्मों में जो और ब्लैक एंड व्हाइट का जो मजा है, I'm you know you'll be surprised, I'm looking at those films made in 36 जिसमें अशोक कुमार जी और वो गाना भी गा रहे हैं, मैं बन की चिड़िया बन के। मुझे इतना अच्छा केएल सहगल साहब वो जो गा रहे हैं, वो शाहजहां, वो खुर्शीद, क्या अच्छा गा रही है, मुझे इतनी मजा आ रहा है ये सब फिल्में। एक वो मैंने देखी, वो एक गाना सुना मैंने जो इतना खूबसूरत निहायत खूबसूरत अंदाज में, मैं कहूँगी सज्जाद साहब ने लता जी से किया, और इनको इतने अच्छे कंपोजर मिले जिन्होंने इनकी आवाज को इतना अच्छी तरह से ढाला है, कॉम्पोजिशन में सिखाया है, और बहुत लंबे 1-2 महीने प्रैक्टिस रिहर्स करते थे, इसलिए इतनी बात बनी। आवाज भी तो बन जाती है, इतना तो हमने कभी काम ही नहीं किया। वो गाना है, मैं आपको जो जिक्र कर रही हूँ, मधुबाला जी पे पिक्चराइज हुआ है और सज्जाद साहब की कॉम्पोजिशन है। वो काली काली रात तेरे दिल बड़ा सताए, काली काली रात तेरे दिल बड़ा सताए, तुम याद आए, तुम याद आए। इतना जो आवाज लगाने का अंदाज बहुत पसंद आया जी। गाँव में एक हसीना थी कोई,
कम उम्र में आपने शुरुआत की थी। जैसे कई सारे गाने ऐसे हैं बच्चों पर फिल्माया गया है और आपकी आवाज दी गई है, चाहे आपने लता जी के साथ वो गाए चाहे आशा जी के साथ, क्योंकि आप की वर्सेटाइल आवाज रही है। बच्चे के लिए आप गाएं, चाहे आप किसी जवान लड़की के लिए गाएं, चाहे आप किसी बूढ़ी औरत के लिए गाएं, लेकिन आपकी आवाज में जो वो बहाव है ना वो हर एक के साथ मिला है, घुलता गया है। जैसे आपका ये गाना है, जीजा जी होने वाले जीजा जी, दैट आल्सो बिकेम पॉपुलर। मुझे कई सारे गाने आपके याद हैं। और हमारी शक्ति सा तुमको हो मंजूर अगर तभी मिलेगा दीदार। जीजा जी होने वाले जीजा जी, उषा खन्ना जी की कॉपी। और हमें एक बहुत बड़ा जान हाजिर गाने के इमीडिएटली बाद मुझे वो असाइनमेंट भी मिला वसंत देसाई जी के साथ, मद्रास की फिल्म रानी और लालपरी। ये वाकई एक बहुत ही बड़ा असाइनमेंट था जिसमें सब गाने मेरे थे। उसमें वो गाना था एक बच्ची के ऊपर पिक्चराइज हुआ था, अम्मी को चुम्मी पापा को प्यार, ये मेरे दो सवाल हैं मेरे दो चार, अम्मी को चुम्मी पापा को प्यार। वसंत देसाई जी was more than happy, was very happy. अम्मी को चुम्मी। एंड दत्ता साहब के लिए गाने का मौका मिला इकबाल कुरैशी जी के साथ, और आशा जी भी थी। मम्मा की रस्तम से साड़ी मुबारक हो, साड़ी मुबारक हो। ये जी की फिल्म थी, तबस्सुम जी की फिल्म के लिए अपने बेटे को लॉन्च करी थी, तो तरह तरह के गीत गाने का मौका मिला और मुझे तरह तरह के गीत गाने का मौका मिला। दादा फिल्म का वो गाना गड़ी जाने दी, उषा खन्ना जी का। हाँ हाँ मिट्टी जाने चलांगा मर्दी, जून जो आप हर दौर से गुजरती आई है, आपकी आवाज में जैसे मैंने पहले ही कहा उम्र का कोई फर्क नहीं आया, जैसे उम्र ने असर ही नहीं किया। अब माधुरी दीक्षित मिथुन दा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मुजरिम, कट्टू दिल लगी फिल्म, उर्मिला मातोड़कर। हाँ, दिल लगी में भी है मेरा। कट्टू मोहब्बत है। और आपने एक फिल्म जो है बहुत जरूरी थी, बेआबरू। एक तो बीमार। अब आप देखिए ये जो कॉम्पोजिशन है ना, हाँ। जो आप कह रही हैं ना कि आशा जी से मिलती, इसको जो कंपोजर्स थे वो भी उनके साथ काम कर रहे थे ना, तो दे यूज्ड टू, जो कहते हैं ना तब जो आप तसव्वुर कर रहे हैं उस ढंग की उनकी कंपोजिशन है, तो मुझे भी वैसे ही गाना पड़ा, तो इट विल साउंड लाइक दैट। देखिए सो बीमार, ये हर नजर ये तलबगार, एक दिल ओह एक दिल। अब ये अंदाज ही आशा जी वाले। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, फिलहाल मिलते हैं ब्रेक के पार। आप कहीं मत जाइए, आप भी कहीं मत जाइए, हम आप सभी से मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, यूं जलाई है शम्माए दिल इन्होंने, दूर अंधेरों में रोशनी की है। यही आज की हमारी शख्सियत है जो हमारे साथ दिल ने फिर याद किया में अपनी यादें ताज़ा कर रही है, नन अदर देन दिलराज कौर जी। जैसे आपने आशा जी के साथ, उसके बाद लता जी के साथ भी आपने कई भजन गाए हैं, कई गाने गाए हैं, डुएट्स आपने गाए हैं, काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं वो। अच्छा, अब हम यहाँ अगर बात करें आशा जी और लता जी, आपने दोनों के साथ काम किया, तो सबसे ज़्यादा जॉली 100% आशा जी ही रही होंगी। जब आप लता जी के साथ गाती थी, किस तरह का अलग प्रभाव पड़ता था आप पे? क्या वो सोबरनेस आ जाती थी? मतलब क्या दोनों के साथ, दोनों की शख्सियत बिल्कुल अलग है, दोनों का नेचर अलग है, तो उस बारे में बताइए कि क्या समा रहता था दोनों के साथ अलग अलग गाने, डुएट्स गाने? आशा जी के साथ तो बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन लता जी के साथ इतने गाने नहीं, एक गाना ही है, तो कुछ ज्यादा इसमें कहने जैसी बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही था वो आलाप फिल्म के लिए जयदेव जी का म्यूजिक, और उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आई एंजॉयड thoroughly the composition and also to sing with such a great artist. माता सरस्वती शारदा। बात यहाँ
करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर्स की, तो म्यूजिक डायरेक्टर्स में आगे जाके अन्नू मलिक के साथ भी आपने खूब काम किया है और बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं आपने उनके साथ। दौर के साथ हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ढलती गई है, तो एक सिंगर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वो ढलता जाए? क्या कुछ लगता है आपको एक सिंगर के अंदर होना चाहिए जो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बनती है? इनफैक्ट अगर आप इसका जवाब देंगी तो आने वाली जितने भी नए सिंगर्स हैं उनके अंदर भी ये बात आएगी कि टिके रहने के लिए एक सिंगर को इंडस्ट्री में क्या करना है। जिस तरह से आप टिकी हैं 70 के दशक से आज तक, और आज भी आप फिल्मों में के लिए गाती है, प्राइवेट एल्बम्स के लिए गाती है, नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाती। जी हाँ, आई स्टार्टेड इन 74 टू बी प्रिसाइज। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात तो ये होती, मैंने अपने साथ जो अपने को कहा कि आवाज ऐसी हो कि कभी कभी ऐसा नहीं भी होता तो यू कैन स्पेशलाइज इन सर्टेन एरियाज। आज की दौर में आप देखिए स्पेशलाइजेशन का दौर है, कोई भी गाना कैसा भी हो, और रेंज भी कुदरत की दया से वो रेंज तो कुदरत देती है, रेंज ना भी हो तो लो स्केल करके भी गाया जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। आप उसको अपने हिसाब से, मुझे याद है दादा रविंद्र जैन मेरा गाना कर रहे थे, काफी हाई जाता है, तो मैंने कहा दादा आपने ये, मेरी आवाज इतनी खूबसूरत है, मुझे नहीं पता था कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो वो कहने लगे जब तुम बात करती हो तो पता चल जाता है क्या। राइट। अच्छा, इसी बात के साथ एक दो क्वेश्चन क्विकली हम आपसे पूछना चाहेंगे। गज़लों की बात आती है क्योंकि गज़लों के साथ आपका जुड़ाव पहले से ही रहा है, शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ा है, तो ऑब्वियसली वो सरगम छेड़ना, वो रागों पे काम करना, अपनी अपनी बंदिशें जोड़ देना और कंपोज भी कर देना, वो बचपन से ही आपके साथ लगा रहा है और गज़लों से ही आपने शुरुआत की। गज़लों की बात आती है तो गुलाम अली साहब की कंपोजिशंस भी आपने गाई, और मैं इनफैक्ट आज शुरुआत में वही कहने वाली थी, उसी से शुरुआत करने वाली थी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, वो थोड़ा एंड में हम रखेंगे। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, ये हो जाए। और गुलाम अली साहब के साथ जब आप गाती थी, इनफैक्ट आपने एक फिल्म सिला में भी बहुत ही बेहतरीन गज़ल गाई है, क्लासिकल गायिका गुलकारा के साथ, नॉट ओनली प्लेबैक सिंगर। जब आप शास्त्रीय संगीत को भी जानते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है गज़लों को भी गाना। गुलाम अली साहब के साथ इक्वेशन के बारे में बताएं और उनकी वो कंपोजिशन जो आपने गाई वो मैं चाहती हूँ कि आप वो सुनाएं हमें। देखिए, ये आप वुड यू लाइक टू हियर कि मैं कैसे गुलाम अली साहब से मेरी मुलाकात हुई? या श्योर। हम वहाँ पे जो ताज हेल्थ क्लब इसकी मेंबर थी, तो वहाँ जाना होता था, तो पता चला कि खान साहब आए हुए, गुलाम अली साहब यहीं ठहरे ओल्ड ताज में। तो मैं वहाँ चली गई, वहाँ पे तो जब नॉक किया तो दरवाजा खुला, तो गुलाम अली साहब तो स्टीम ऐसे टावल डाल के स्टीम ले रहे थे। तो उनको पता चला, उन्होंने कहा क्या नाम है आपका? मैंने नाम बताया, कहते नाम तो सुना लगता है, आप गाती हैं? जी। कहते कुछ सुनाइए। लुक एट दिस, मुझे बहुत उनका ये गाने में बहुत डूबे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू में। आज भी आप उनके साथ बात करो, 2 मिनट 1 सेंटेंस बोलेंगे और गाना शुरू हो जाते हैं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा, मैं भी ऐसे ही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कुछ सुनाइए, तो मुझे याद है मैंने सुनाई थी, लिहाज से मेहमान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, लिहाज से। ये जो गजल है मैंने सीखी है उस्ताद राहत अली खान साहब से, जो लखनऊ में थे। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। तो खान साहब ने जैसे ही सुना ना, मैंने उनसे शुरू में ये भी कहा कि मुझे तो हारमोनियम बजाना नहीं आता, तो उन्होंने अपना वो कहते मैं बजाऊं। तो आप देखिए, आई लाइक सो मच सिंपलिसिटी। उन्होंने खुद ही बजाने लगे, और जैसे ही मैंने गाना शुरू किया उन्होंने अपना टावल तक फेंका और वो सुनने लगे बहुत ध्यान से, और वहीं पर ये बात डिसाइड हुई दैट ही would like to compose for me and I will sing. In fact, he had offered me the shows also to do with him. आप
आपकी जर्नी बहुत ही खूब रही है। म्यूज़िक का हर एक पहलू आपने अच्छे से चखा है, उसे परखा है, उसे समझा है, उसे जाना है। जिस तरह से खून दौड़ता है ना, रगों में खून दौड़ता है, इसी तरह से आपके रगों में जो है वो मौसीकी दौड़ती है आपके कण कण में है। तो इसी बात के साथ मैं बहुत सारी तारीफ़ें आपके लिए करना चाहती हूँ। आपने कौन सा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर से लिया है जो आपके लिए वाकई में मशअले रहा है? आपको लगता है बस ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला और इस म्यूज़िक डायरेक्टर से या इस बड़े सिंगर से, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो धन्य हो गई। ये तो है, लेकिन ये मुझे बहुत हाई लेवल के जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मैं आपको बताऊं वो भी उस ऊपर वाले की दया से बहुत से हैं जिनको भूला नहीं जा सकता। सबसे पहले तो अगर कोई जो म्यूजिशियन जो होते हैं, जो जिनके जनरेशन में म्यूजिक होता है, 10-10 जनरेशन से गा रहे हैं, ऐसे ही एक गजल मैंने गाई थी और वो हारमोनियम बजाते थे पूरे खान साहब। क्या बात है, उनका तो बाजा ऐसा है कि अगर आप सुन लें हारमोनियम बजाते हुए उठेगा वो गा रहा हूँ जैसे, और बहुत ही स्पिरिटेड बजाता था उनका। उनकी मैंने चीज गाई थी, नहीं रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, से नहीं रखो। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। जब इसका इतनी खूबसूरत थी उनकी रचना, तो मुझे कहते हैं, मैं तो देख रहा था कि मेरी धुन इतनी खूबसूरत थी, आपने जिस तरह से उसको निभाया। तो ये कॉम्प्लीमेंट फिर नैयर साहब ने मुझे कहा, तुम्हें तो कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है, नौशाद साहब से। और फिर ध्रुपद के उस्ताद, ये तो कमाल ही था। जब मुझे उन्होंने पूना से फोन किया, डागर साहब ने, उन्होंने पता नहीं, मैं तो आज तक सोचती हूँ उन्होंने फोन कहाँ से खोज काट के निकाला, और कहते हैं कि तुम्हारी हमने गजल सुनी नुक्ताचीनियां टेलीविजन पे। कहते हैं बेटा उनको क्या कहें, हमारे दिल से तुम्हारे ये दुआएं निकल रही हैं। इस तरह की चीज तो मुझे कभी सुनने को नहीं मिली, जो उस्ताद और वो भी। ध्रुपद हमारी एक्चुअल सिंगिंग है जहाँ से ख्याल निकला है, भी हमने बहुत बहुत बड़ी बात होती है ये। नौशाद साहब का ही कहना कि तुम्हारी मैंने ठुमरियां सुनी, और वो कहते हैं आप मुझे उन्होंने फोन किया, तो मेरा रेजिडेंस सबर्ब्स में भी है, तो कहते हैं वहां पे मेरी आंसरिंग मशीन लगी थी, तो वहां से उन्होंने शायद नंबर लिया। कहते हैं हम आपको पिछले 2 घंटों से ढूंढ रहे हैं, कहाँ हैं आप? उन्होंने कहा, मेरे से बात की और मुझे उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आपने पटियाला ढंग और पूर्वी ढंग, तो मैंने इन दोनों अंगों में ठुमरी गाई। क्या बात है। मैं आपके लिए इनफैक्ट ये कहना चाहती हूँ, मेरे दिल का गीत सुनकर चले आए फिर वो आखिर, नहीं इश्क में ये मुमकिन कि मुकाम तक न पहुँचे, क्योंकि आपने इश्क किया है संगीत के साथ, तभी आपकी बातों में इतनी तासीर है, आपकी गायकी में, गुलकारी में इतनी तासीर है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। अर्ज करती हूँ, करती है बात मुझसे फूल चांद सितारे, हर शे की है जुबान कोई खामोश नहीं, मत छेड़िए मुझे कि अभी होश नहीं है, मैं हूँ यहाँ मगर मेरा ख्याल कहीं। वाह 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 वाह। आपके ख्याल को हम ख्याल करते हुए आपको बहुत सारी दुआएं देते हुए ये कहना चाहते हैं, इसी तरह से आप शौक भरी रहिए, इसी तरह से आप चंचल रहिए, और इसी तरह से अपने गीतों के ज़रिए हमें लुभाते रहिए, रिझाते रहिए, अपने संगीत के ज़रिए हमारे दिलों में घर करती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप खूब से मौके हमें बुलाइए, हम आपको देते जाएंगे, और अपने सुनने वालों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपके जरिए उन तक भी मेरी बातें पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। मैं
उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल ने फिर याद किया वेटरन सिंगर और म्यूजिक कंपोजर दिलराज कौर जी के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nwateen.com पर। नए दिल ने फिर याद किया में बीती यादों में आपको फिर से लेके चलेंगे और नई कहानियों और किस्सों के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते हमेशा यही कहती हूँ, अच्छा संगीत, अच्छी मौसीकी सुनने की आदत डालिए, साथ ही साथ अच्छी और बेहतर फिल्में देखने की भी आदत डालिए, क्योंकि अच्छा संगीत, अच्छी मौसीकी और बेहतर फिल्में हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाती है और बेहतर इंसान भी बनाती है। फिलहाल इतना ही। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून। खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया।